नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 जून 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है कनेक्टिंग द डॉट्स। देखिए, कनेक्टिंग द डॉट आर्टिकल सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन से क्या हम थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जा सकते हैं, इसके बारे में देखिए ये कुछ बेसिक जानकारियां दे रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने 4 फैक्टर्स बताए हैं। देखिए, पैंडेमिक के फैलने के रिस्पेक्ट में और कहीं ना कहीं कोरोना के फैलने के रिस्पेक्ट में 4 फैक्टर्स यहाँ पे ऑथर ने बताया और ये बताया कि अगर ये 4 फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर अगर जीरो हो जाए तो कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और चारों फैक्टर्स इंडिया में कैसे फैले और कैसे सेकेंड वेव इतनी बड़ी हो गई, उसके बारे में यहाँ ऑथर ने बहुत डिटेल में बात की है। तो अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। डॉट्स में DOTS 4 अलग अलग फैक्टर्स को डिपेंड कर रहा है, वो चारों फैक्टर्स अभी देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सीज द कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड पीस। देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप कह सकते हो कि एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से ये बताया गया है कि कैसे पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज आपस में अगर एक दूसरे को ना मारे, एक दूसरे की तरफ इतनी घृणा की भावना ना रखें, तो कहीं ना कहीं ये वायलेंस बंद किया जा सकता है। ये जो धर्म के नाम पे ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं पिछले 70 साल से, ये कहीं ना कहीं बंद हो सकती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि इस पूरे रीजन का जो पास्ट रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वायलेंट रहा है। जब अरबिक ट्राइब्स फैल रही थी तब भी बहुत वायलेंस हुआ था। जब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बाद में ज्यूज पूरी दुनिया में रहने की जगह ढूंढ रहे थे, तब भी उनके खिलाफ बहुत वायलेंस हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों कम्युनिटीज हैं, अरब्स और ज्यूज, इन्होंने कहीं ना कहीं वायलेंस देखा है और वायलेंस किया भी है। तो अभी इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह लें, ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों के सेम कल्चरल प्रेफरेंसेस हो। अब यहाँ पे कल्चरल प्रेफरेंसेस मिसमैच हो रहे हैं। ज्यूज अपना अलग सोचते हैं, अरब्स अपना अलग सोचते हैं, और दोनों एक साथ मिलकर रह लेंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी इस आर्टिकल में एक कोशिश की है मिस्टर ये रमीन जहन बेगुलू ने, जो कि डायरेक्टर है महात्मा गांधी सेंटर ऑफ पीस, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के। उन्होंने बोला कि भाई दोनों पीस से रहें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, बट पीस से रह पाना देखिए एक्चुअली में मुश्किल बहुत है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है स्कूल रैंक्स। यहाँ पे भी जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स निकल के आया है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला है, इसके हिसाब से कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कौन से स्टेट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इस प्रकार की रैंकिंग्स का क्या फायदा है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट से देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फेयर विंड। बेटर मानसून आने के आसार हैं हमारे देश में, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। पिछले 2 सालों में मानसून अच्छा आया था, रेनफॉल ज़्यादा हुई थी। इस बार रेनफॉल पिछले 2 सालों जितनी तो नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं अबव एवरेज बोला जा रहा है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जब बिलो एवरेज रेनफॉल एक्सपेक्ट की जाती है, तो सेंट्रल इंडिया में अबव एवरेज रेनफॉल एक्सपेक्ट की जाती है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, इस प्रकार के फैक्टर्स कहीं ना कहीं रेनफॉल को फेवरेबल ही बना रहे हैं। आपको पता है कि हमारे रेनफॉल पैटर्न पे बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। एल नीनो का फर्क पड़ता है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ला नीना का फर्क पड़ता है, इंडियन ओशन डाइपोल का फर्क पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, ये निगेटिव में नहीं जा रहे हैं, और इंडियन ओशन डाइपोल एक्चुअली में हमारे मेन लैंड पे बारिश को थोड़ा सा कह सकते हो ना कि आप प्रोपोगेट ही कर रहा है, थोड़ा प्रमोट ही कर रहा है, बारिश के आने के आसार थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातचीत करी गई, देखते हैं। अच्छा, एक और बात बताई गई इस आर्टिकल में कि देखिए, जब भी आप मॉनसून के फोरकास्ट की बात करते हो, तो आप थोड़ा शॉर्ट टर्म चलोगे तो ज़्यादा बेटर फोरकास्ट होगा। मतलब इंडियन वेदर पैटर्न्स इतने ज़्यादा इरेटिक है ना, कि इनकी जो प्रोडिक्शन है वो 2 हफ्ते एडवांस में की जाए तो बहुत बेटर है। तो मतलब ज़्यादा उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी आती, ज़्यादा एफिशिएंसी आती। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करी गई है, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, देखिए मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी पे एक आर्टिकल है, इसके ऊपर मैं अलग से एक आर्टिकल लिखवाने की सोच रहा हूँ वेबसाइट पर, वहीं से आपको ये आर्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगा। मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी, इसको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स मुझे अपनी तरफ से जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इसको अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है बेलिजरेंस एंड पुशबैक। रिसेंटली चाइना बांग्लादेश को ऐसे धमकी देता नजर आया है कि क्वाड मत ज्वाइन कर लेना। बांग्लादेश ने पलट के बोला कि भाई हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, अगर हमारा मन करेगा हम क्वाड ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, और चाइना के यहाँ पे क्वाड से डर रहा है, और क्यों चाइना यहाँ पे ओपनली क्वाड को रिजेक्ट कर रहा है, क्वाड को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, कहीं ना कहीं बाकी मेंबर्स क्वाड ना ज्वाइन कर लें, इसलिए दुनिया भर को धमकी देना चाहता है, और ये बताना चाहता है कि अगर तुमने क्वाड ज्वाइन की तो चाइना के दुश्मन बन जाओगे। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को देखेंगे। और एक और आर्टिकल है, चिल्लर सा आर्टिकल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। खुद रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट।
सरकार ने क्या क्या अच्छा किया, कौन से बेसिस डिसीजन लिए, आप ये पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के 4 आर्टिकल्स मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल के दिन के मेंबर्स को मैं वेलकम बोलना चाहूंगा। यहाँ पे शोभित ने 9 मंथ से मेरी मेंबरशिप ले रखी, थैंक यू शोभित। फिर प्रिया सिंह, एस देव, पलक चौधरी, एजुकेशन इज द ओनली, यहाँ पे नाम लिखा हुआ यशी जैन, जतिन दुबे, आयुषी सिंह, वरुण प्रभु, उसके साथ साथ सुयश मिश्रा, जतिन दुबे ने ही इज मेंबर फ्रॉम द लास्ट 7 मंथ्स। फिर सुयश मिश्रा, पार्थ अरोड़ा, प्रिया रामराज, प्रवीण कुमार पांडे, ये भी 5 महीने से मेंबर है, अंजलि राउत एंड दिलीप कुमार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ फायदा ही हो रहा होगा, तभी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस डिस्कशन से। पहला आर्टिकल, कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट अ थर्ड वेव। बट कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़ा सेल्फ प्रमोशन दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हो, रिपीटेड मैसेजेस मत भेजिए। जो मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन टिप्स है, डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स वाली वीडियो है, उसमें देख लीजिए कि क्या आपका टॉपिक पहले डिस्कस किया गया है। अगर डिस्कस किया गया है तो उसको आप फिर दोबारा मत पूछो, क्योंकि दोबारा एक ही चीज को बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद जाता है और चीजें रिपीटेशन में आने लगती हैं सामने। ठीक है, साथ साथ वेबसाइट रेफर कर लीजिए, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली की बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड हो रहे हैं, टेलीग्राम में भी आपको अपडेट मिल जाती है। तो बात करते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट अ थर्ड वेव। ठीक है, अब देखिए लगभग 1.5 महीने तक बहुत गंदा स्ट्रेच इंडिया में पैंडेमिक का चला। आप देखो एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस कुछ इस प्रकार से बढ़ रहे थे कि पहले 80,000 आए, फिर 90,000 आए, फिर एक दिन में 1,20,000, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख। समझ ही में नहीं आ रहा था रुकेंगे कहाँ। 2,80,000, 3,10,000, तो 4 लाख डेली केसेस हम लोग क्रॉस कर गए। फॉर्चुनेटली उसके बाद से कहीं ना कहीं हम लोग नीचे आ रहे हैं। पैंडेमिक जो है ना वो अबेट कर रहा है, धीमे आ रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एपिडेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत सिंपल और एपिडेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सिंपल और एफिशिएंट एपिडेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्या है? आर। आर को आप क्या बोलते हो? रिप्रोडक्शन नंबर। क्या होता है रिप्रोडक्शन नंबर? एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ने कितने एवरेज नंबर ऑफ नए इन्फेक्शंस कॉज किए, इसको आप बोलते हो आर। एक एपिडेमिक के दौरान आर फ्लक्चुएट करता रहता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर गया, ये डिपेंड करता है आर। अगर आर 1 से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ज्यादा होते जाएंगे, वो अपने एंड पे और इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं कोरोना के नंबर ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। लेकिन जब आर की वैल्यू 1 से कम है तो डेफिनेटली कोरोना के इन्फेक्शंस कम होंगे। समझ गए? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन ऑन एन एवरेज 1 से कम लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को इन्फेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब आर बहुत ज्यादा कम होता है तो आर लेस देन 1 का कोई मतलब नहीं होता। एक बहुत कंपेरेटिव कॉन्सेप्ट है। आर का जो कॉन्सेप्ट हो तब किक इन होगा जब एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कोरोना से इन्फेक्ट हो गई। उसके बाद एक ने इंडिविजुअल ने कितनों को इन्फेक्ट किया ये मैटर करने लगता है। ठीक है, तो एपिडेमिक कैसे चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इस आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब इस रिस्पेक्ट में आप देखो कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ इस आर में कि इतनी भयंकर सेकेंड वेव आ गई। देखिए आर यहाँ पे 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इन 4 फैक्टर्स को आप 4 शब्दों से कंपेयर कर सकते हो जो कि डॉट्स के अंदर है, DOTS। डी क्या डिपेंड करता है? डी क्या डिनोट करता है? द ड्यूरेशन अ पर्सन इज इन्फेक्शियस। ओ क्या डिनोट करता है? अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स टू हैव, मतलब अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव टू स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर्स। मतलब कि जो इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड है उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है कि वो दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड कर देंगे। टी क्या डिनोट करता है? द प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन अकर्स गिवन इन एन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ट्रांसमिशन है अकर्स, मतलब अकर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि किस हद तक मतलब कोरोना का इन्फेक्शन फैल सकता है, एक पर्सन के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी होने के बाद उसने कितना ट्रांसमिशन किया ये एक अलग फैक्टर है, और एक पॉपुलेशन कितनी सक्सेप्टेबल है ये एक अलग फैक्टर है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। अगर इन 4 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो तो एपिडेमिक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये 4 फैक्टर्स थोड़े थोड़े फॉर्म में वेरिएबल तरीके से अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। इनको, इनमें से किसी एक को भी पूरी तरीके से खत्म कर देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए सबसे पॉसिबल तरीका क्या है कि हम इन आर की वैल्यू को जितना कम रख सकें उतना कम रखने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो अलग अलग 4 फैक्टर्स हैं ये क्या डिनोट करते हैं और कैसे इनसे डील किया जा सकता है और कैसे इन 4 फैक्टर्स के दम पे इंडिया में सेकेंड वेव इतनी खतरनाक हो गई। सबसे पहले आप शुरू करो एस से।
द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, मतलब कितनी आबादी इन्फेक्शन से ससेप्टेबल है। देखिए, ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिनके अंदर कोरोना की इम्यूनिटी नहीं आई है। अगर आपको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आ गई होंगी, आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई होगी, ठीक है, तो आप ससेप्टेबल इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आते। बट अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं आई है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, इम्यूनेशन नहीं लिया है, तो आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं आई है, तो आप ससेप्टेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हो। अगर आपने वैक्सीन ले लिया, आप ससेप्टेबल पर्सन की कैटेगरी में नहीं हो। अब अगर दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के नेशनल सेरो प्रेवलेंस की बात की जाए तो उस समय पे ये पता चला कि हमारी आबादी का 25% के अंदर एंटीबॉडीज हैं। हालांकि जो 25% वाला नंबर है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग परसेंटेज ऑफ पर्संस के अंदर अलग अलग एंटीबॉडीज का परसेंटेज नंबर बताया गया। खैर वो एक अलग चीज है। फिर आप देखोगे कि कुछ सर्वेज ने ये बताया कि वायरस का एक्सपोजर कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा है, कुछ सर्वेज ने बताया वायरस का एक्सपोजर कम है। लेकिन 2021 के शुरुआत तक आते आते जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला, हमको एक बात तो क्लियर समझ में आ गई है कि बहुत बड़ी ससेप्टेबल पॉपुलेशन थी, इसलिए तो इतनी तेजी से कोरोना वायरस फैला। अब इस ससेप्टेबिलिटी को खत्म करने का एक बड़ा पोटेंट तरीका है हमारे पास, वो है इम्यूनाइजेशन। जितनी ज्यादा वैक्सीन दोगे आप लोगों को, उतना ही ज्यादा लोग कम ससेप्टेबल होंगे यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंड मार्च तक केवल 1% से कम आबादी को 2 डोजेस मिली थी कोरोना वायरस की, और यहाँ पे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई। और इसीलिए सेकेंड वेव से पहले बिल्कुल स्टेज सेट था, क्योंकि लोगों के अंदर वैक्सीनेशन ज्यादा हुई नहीं थी, इम्यूनिटी थी नहीं, तो देवर ससेप्टेबल। और ससेप्टेबल लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाएंगे, ये बात सही है। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आता है ओ, डॉट्स का ओ, जिसे बेसिकली अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रांसमिशन। किस हद तक अपॉर्चुनिटीज थी ट्रांसमिशन की। 2020 लोगों का वैसा ही बहुत वाहियात गया था, बिल्कुल सड़ा हुआ गया था, लोग बहुत परेशान थे। आप देखोगे कि जनवरी तक आते आते एक फीलिंग ये आ गई थी लोगों के अंदर कि अब कोविड-19 का वर्स्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई, कोरोना वायरस से हम जीत गए हैं। और लोग कहीं ना कहीं परेशान भी बहुत ज्यादा थे, तो लोग अपनी नौकरियों में, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहते थे। क्योंकि 2020 में काफी सेग्रीगेटेड रह चुके थे, वो काफी वो अलग रह चुके थे, तो अब उनका और सेग्रीगेटेड तरीके से रखने का मन नहीं था। अब इसके चलते आप देखोगे कि सोशल डिस्टेंसिंग कम होने लगी और मार्केट फिर से लोगों से भरने लगे, फिर से यहाँ पे भीड़ होने लगी। और जब भीड़ होने लगेगी तो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। फिर बीच में इलेक्शन रैलियां भी हुई, कहीं ना कहीं कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज किया गया। और जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये जो कोविड-19 है ये फैलेगा ही फैलेगा। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ऑथर ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रिसर्च की, एक बार जरा ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रियान वॉल, ये पीएचडी है, एमपीएच एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और फैकल्टी मेंबर हैं जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के। इनका क्या बताना है, इनका ये बताना है कि जब इन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अपनी रिसर्च की, तब उन्होंने पाया कि 80% जो इन्फेक्शन हुए हैं ना, वो 5% इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की वजह से हुए। मतलब 5% इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ने 75% और लोगों को यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया। मतलब आर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत सारी सोशल मिक्सिंग हो रही है, गैदरिंग्स हो रही हैं, लोग 2021 में आके मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, दोस्ती चालू है। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं डेंजरस होनी ही थी, लॉन्ग टर्म में सेकेंड वेव खतरनाक आनी ही थी। तो ओ वाला फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं टी वाला फैक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन को प्रिकॉशन से जोड़ा जा सकता है। तो अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हो, पीपी किट खरीद रहे हो, मास्क पहन रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो, खासकर मास्क पहन रहे हो, तब बहुत हद तक है कि आप ट्रांसमिशन को रोक सकते हो। क्योंकि जो कोरोना वायरस का पार्टिकल है वो आपके नॉस्ट्रल्स में घुस जाएगा या मुंह में घुस जाएगा, तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। तो अगर आपने एक प्रॉपर मास्क पहना है N95 का अच्छा मास्क, तो कहीं ना कहीं आपके कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे थे कि इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया इस दौरान 2021 में कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे देखा कि लोग बहुत कम मास्क पहन रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स में लोगों ने मास्क नहीं पहने एक समय के बाद में। उन्होंने बोला होगा तो हो जाएगा, और एक्चुअली में बाद में हो गया। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, वो भी मास्क नहीं पहनता, तो उसको भी कोरोना वायरस हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना करना, ये भी इंपॉर्टेंट था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, घूम रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर N95 मास्क पहन रखा है, जिसने आपके मुंह को प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है, और आप लगातार सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, तो
कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहना है तब तो वही बात हो जाएगी ना कि अब एल मुझे मार वाला हिसाब हो रहा है, कि आप फिर ट्रबल को इन्वॉइड कर रहे हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लोगों ने नहीं लिए और यही फैक्टर था टी वाला, जिसके चलते आप बोलोगे कि हाँ कोरोना वायरस बहुत फैला। और फिर यहाँ पे नए म्यूटेंट्स भी इमर्ज हो रहे थे। ये जो नया म्यूटेंट आया है B.1.617.2, जिसको आप डेल्टा वेरिएंट भी बोलते हो, भाई ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ट्वाइस ट्रांसमिसिबल है। 2020 से आप कह सकते हो कि जो म्यूटेंट सर्कुलेट कर रहा था उससे ज़्यादा खतरनाक है। यूके के म्यूटेंट से भी बहुत सारे लोग बता रहे कि ज़्यादा खतरनाक है। इंडिया में ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हुए हैं ये इसी B.1.617.2 से हुए हैं, जिसको आप डेल्टा वेरिएंट बोलते हो। तो ये टी वाला फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं किस फैक्टर की, फाइनली बात होगी भाई एस फैक्टर की। यहाँ पे आप कह सकते हो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव, सॉरी एस फैक्टर की हमने पहले बात कर ली है, डी फैक्टर की बात कर लेंगे। ड्यूरेशन सबसे पहले हमने एस फैक्टर की बात की थी, ससेप्टेबिलिटी, कितने लोग ससेप्टेबल हैं। फिर हम बात करते हैं डी फैक्टर्स की, ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शियसनेस, भाई कितने लंबे समय तक इंसान इन्फेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोरोना वायरस हुआ, आपकी इम्यूनिटी ने रिस्पॉन्ड किया और आप ठीक हो गए। अभी कितने समय तक आप कोरोना वायरस में इन्फेक्टेड रहे, ये इस बात को डिपेंड करेगा कि आप कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर दोगे। तो जब इन्फेक्शियसनेस की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, आप दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करोगे, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा बोला गया है कि जो नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, खासकर डेल्टा वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाई लोगों को लंबे समय तक बीमार रख रहा है और उनसे बीमारी के और फैलने के हालात, मतलब चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ये 4 फैक्टर्स है, अगर आप इन 4 फैक्टर्स को कम कर दो, आप कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को हरा सकते हो। बट कहीं ना कहीं इन 4 फैक्टर्स को कम करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए? क्या तीसरी वेव आने के चांसेस हैं? बिल्कुल है भाई। देखिए एक पोटेंशियल थर्ड वेव आएगी ही आएगी। अब वो कैसी आएगी ये हमको डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली वेव आई ऐसी, पहली वेव के बाद हमने ध्यान नहीं दिया तो दूसरी वेव आई ऐसी, मतलब दूसरी वेव पहली वेव से ज्यादा गदर थी। अभी तीसरी वेव ऐसी आए या ऐसी आए, ये आप पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो कर लेते हैं, अच्छा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हो रहा है, तो तीसरी वेव आएगी बट बहुत धीमी आएगी, उसका जो इफेक्ट होगा ना वो इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो वेव इतनी खतरनाक भी हो सकती है, मतलब फिर केसेस हो सकता है कि एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा भी चले जाएं। ठीक है, तो सब्सीक्वेंट वेव, थर्ड वेव कमज़ोर रहे, थर्ड वेव हमको ज़्यादा इफेक्ट ना करे, हम उससे बेटर तैयार रहें लड़ने के लिए, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम अपने प्रिकॉशंस को कितनी इफेक्टिवली यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये सब बातें आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं। उसके लिए सबसे बेटर चीज़ क्या है? उसके लिए सबसे बेटर चीज़ है भाई कि आप वैक्सीनेशन को बेसिक, मतलब आप कह सकते हो टारगेट स्केल पे लेके चलिए। अब तक आप देखो तो केवल 3% आबादी है देश की जिसको दोनों डोजेस मिली हैं, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। फिर एट द सेम टाइम जो सक्सेप्टेबल पॉपुलेशन है उसके नंबर को भी बढ़ाना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। तो अगर आप सोशल, देखिए अगर आप वैक्सीन प्रॉपर तरीके से देते हो तो ये जो एस वाला फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर तब खत्म होगा जब आप प्रॉपर तरीके से मास्क वगैरह पहनते हो, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहते हो। ठीक है ना, तो ये चीजें, तो ये टी और फेस वाले फैक्टर तो यही खत्म हो रहे हैं। एस खत्म हो रहा है वैक्सीनेशन से और टी खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं कि आप कहीं ना कहीं मास्क कर रहे हो, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो, तो आपको नहीं होगा कोरोना वायरस। और इस ओ वाले फैक्टर को रोकने के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसमिशन, इसको रोकने के लिए भाई मास गैदरिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। लोग बहुत ज़्यादा मिले ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे भीड़ ना लगे, इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रांसमिशन इसको बंद करना है, तो ये ओ वाला फैक्टर भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये 4 फैक्टर्स हम लोग कम करने में पॉसिबल हो जाते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं हम अच्छी कर सकते हैं। फिर ट्रांसमिशन के चांसेस को आप इंक्रीज्ड वेंटिलेशन से भी ठीक कर सकते हो। मास्क के साथ साथ अगर आप वेंटिलेशन इंप्रूव करते हो तो कहीं ना कहीं जहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी रहती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ जितना ज़्यादा वेंटिलेशन होगा, जितना ज़्यादा हवा का अच्छा बहाव होगा, जितना ओपन एयर होगा, उतना ही वहाँ पे कम चांसेस होंगे किसके, वायरस के फैलने की। और प्लस भाई नए वेरिएंट्स को फैलने से रोकने का एक ही बेटर तरीका है और वो ये तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे वैक्सीन मिल जाती है तो ये जो नए म्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पे फैल नहीं पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर हमने वैक्सीन जल्दी नहीं दी तो इम्यूनिटी के साथ लड़ के वो जो म्यूटेंट्स हैं वो अपने आप को और स्ट्रांग कर लेंगे और फैलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल रैंक्स की। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स with good schools can nudge others if they have political will। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? देखिए रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का आप कह सकते हो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स यहाँ पे रिलीज हुआ है।
भाई अलग अलग स्टेट्स अपने स्कूलों में स्कूल एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करें, इवॉल्व करें, और उसके लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स उनको एक स्कोर प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार राज्य की सरकार पे इसके थ्रू प्रेशर डालती है, और राज्य की सरकारें अपने स्कूल के इसके ऊपर प्रेशर डालती हैं। जब पॉलिटिकल इम्परेटिव स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं स्कूलों को भी ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि भाई चीज़ों को और एफिशिएंट करो। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है वो पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू सारे स्टेट्स के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि भाई आप एफिशिएंट एजुकेशनल सिस्टम लेके आओ। ये जो लेटेस्ट पीजीआई का डाटा रिलीज हुआ है ना, ये 2019-20 टाइम पीरियड के लिए रिलीज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कोविड-19 के पैंडेमिक के समय का डाटा नहीं है, 2019-20 का डाटा है। इस प्रकार के डाटा को रिलीज होने में, कंपाइल करने में, वेरीफाई करने में समय लगता है। तो प्री कोविड-19 वाला जो ईयर था, कोरोना से पहले का जो काल था, 2020 मार्च के लगभग पे आप कह सकते हो, वैसे तो जनवरी से कोरोना आना शुरू हो गया था, बट उससे पहले कहो तो 2019-20 वाला जो साल था, उसमें भाई एजुकेशन के क्या हालात रहे। तो ये बताया गया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु और केरला, इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया एजुकेशन इंडिकेटर्स में। हालांकि जो बेस्ट स्लैब होता है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में, वो होता है 951 टू 1000। ये 951 टू 1000 में नहीं पहुंच पाए, बट फिर भी चंडीगढ़, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो एजुकेशनल इंडिकेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे। लगभग 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो उनका पीजीआई का इंडिकेटर है वो इंप्रूव हुआ है। आप कह सकते हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में 20% से इंप्रूव हुआ है। अभी कुछ स्टेट्स में ये जो इंप्रूवमेंट जितना दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं। कुछ स्टेट्स ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपने डाटा को भी ट्विक किया है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में तो हुआ ही है कि ये थोड़ा एजुकेशनल पैरामीटर्स में और नीचे चले गए हैं। अब ये जो स्कोर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का, ये कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे होता है? 70 पैरामीटर्स के बेसिस पे होता है, जिसमें एक्सेस, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, लर्निंग आउटकम सब आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन आउटकम्स को रिपोर्ट कौन करता है? तो राज्य की सरकारें रिपोर्ट करती हैं। बट राज्य की सरकारें जो भी डाटा प्रोवाइड कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी वेटिंग की जाती है सेंटर के द्वारा। फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था 2017 का, उसके डाटा को भी इस्तेमाल किया गया। वैसे मैंने आपको बताया था कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2020 में भी होना था, बट कोरोना के पैंडेमिक के चलते नहीं हो पाया। रिसेंटली मैंने एजुकेशन रैंकिंग इंडेक्स करके एक आर्टिकल अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। वहाँ पे मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट सर्वेस के बारे में बताया, एक एसर रिपोर्ट जो रिलीज होती है प्रथम के द्वारा, और एक मैंने आपको बहुत बताया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे और एसर, ये दोनों रिपोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू सोशल परफॉर्मेंस ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन इंडिया। फिर अगर आप बात करो तो कुछ पैरामीटर्स पे अनइवन लर्निंग आउटकम्स भी पाए गए हैं। मतलब कि ऐसा बोला गया है कि भाई जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन हो रही है, तो जो थोड़े वुलनरेबल लॉट के लोग हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो अलग अलग स्टेट से ये बोला गया कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनके एजुकेशनल पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, और जो नॉन डिप्राइव्ड कम्युनिटी और डिप्राइव्ड कम्युनिटी, इनके बच्चों के बीच का जो गैप है अगर वो कम होता है, तो ऐसे केसेस में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में आपको ज़्यादा अच्छी रैंक मिलेगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। एक बहुत अच्छी चीज़ इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के साथ ये है कि यहाँ पे केंद्र सरकार ट्रांसपेरेंट स्कोर्स रिलीज करती है। ट्रांसपेरेंट स्कोर्स और डाटा रिलीज किए जाते हैं हर पैरामीटर के लिए, हर सब टॉपिक के लिए, और इसको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराया जाता है। तो इससे होता ये कि एक ऐसा रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम डेवलप होता है जहाँ पे स्टेट, आप कह सकते हो कि एनालाइज करके दूसरे स्टेट्स के डाटा को देख के खुद के इनिशिएटिव्स को टेकअप कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी क्लोज नहीं है। जो डाटा शेयरिंग है वो ओपन है, और किसी का डाटा कोई भी देख सकता है, किसी भी राज्य सरकार का डाटा कोई भी राज्य सरकार देख सकती है। सरकार यहाँ पे, केंद्र की सरकार डाटा छुपा के नहीं रखती है। लेकिन अब देखिए, इस प्रकार के एजुकेशनल इनिशिएटिव्स तब सक्सेसफुल होंगे जब एक होलिस्टिक अप्रोच होगी एजुकेशन की तरफ से। तो केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सब मिल के अगर एक स्ट्रांग और ओपन एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करती हैं, जहाँ पे एक्सेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, फीस और फंड्स की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन को आप यूनिवर्सलाइज करने की बात कर रहे हो, सबके लिए एजुकेशन को एक प्रायोरिटी बनाया जा रहा है, तभी आप सक्सेसफुल होगे। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और पर्टिकुलरली मीजी एरा के जापान को दिखाया गया है। जापान में और इन साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज में क्या हुआ है, पर्टिकुलरली जापान में, कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने हद से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना, उनको पढ़ाई लिखाई कराना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है। और इसके ऊपर कितने भी पैसे खत्म हो, उनकी सरकार ने पैसे खत्म किए। कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस एजुकेशनल पैरामीटर के चलते जो लोगों के पास पैसा है वो ज़्यादा अच्छा
एजुकेशन एक्सेस कर पाते हो, जिनके पास नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाते। इंडिया का जो स्कूल सिस्टम है ना, इट इज सफरिंग फ्रॉम पैची एक्सेस। पैची एक्सेस मतलब कुछ पैचेस में कुछ जगहों पे बच्चों को अच्छी एक्सेस मिल जाती है एजुकेशन की, और कुछ जगहों में कुछ नहीं मिलती। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और ये सब चीज़ें एग्रवेट हो गई हैं कोरोना के पैंडेमिक के समय पे। कोरोना के पैंडेमिक के समय पे मेजर इक्विटी इश्यूज हमारे सामने आके खड़े हो गए। साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग डिजिटल डिवाइड के चलते अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग के पास बेसिक चीज़ें ही नहीं है पढ़ने के लिए, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट कनेक्शन, इस प्रकार की चीज़ें नहीं। तो ये जो यून टैब स्कीम लॉन्च की है, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, जिसकी शुरुआत लद्दाख में हुई, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक ये जो कोविड-19 की काली छाया ये हमारे ऊपर पड़ी रहनी है, खासकर जो भी पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट की, स्पेसिफिकली एजुकेशन। तो इन सब चीज़ों पे कोविड-19 का इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसके साथ डील करने के लिए डिजिटल डील्स की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से सब्सिडीज को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। ओके, पीजीआई स्कोर्स ये दिखा रहे हैं कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं और जो हमारे वेस्टर्न स्टेट्स हैं, दे आर एक्चुअली अचीविंग समथिंग इन एजुकेशनल पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, जो ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी एजुकेशनल पैरामीटर्स को एक मेजर स्केल पे, एक टारगेट स्केल पे, कह लीजिए मिशन मोड में ठीक कर पाए। इसलिए ये जो मिशन मोड है, ये एजुकेशनल मिनिस्ट्री को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ इस एक प्रकार की नई डील जहां पे राइट टू एजुकेशन जैसे लॉ को बिना टेंशन के इंप्लीमेंट किया जा सके, बिना किसी इनइक्वालिटी के इंप्लीमेंट किया जा सके, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। ये बात यहाँ पे बताई जा रही। तो अच्छा आर्टिकल है ये, इसको हमने आपके डिस्कस कर लिया। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स याद रखिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में है इस समय पे। फिर बात करते हैं फेयर विंड। अ गुड मानसून विल एड एग्रीकल्चर, नाउ वन ऑफ द फ्यू ब्राइट स्पॉट्स ऑफ द इकोनॉमी। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे मानसून की बात की जा रही। अगर सब कुछ सही रहा और लास्ट मिनट पे कुछ अनफोर्सीन चेंजेस नहीं होते हैं, तो इंडिया में थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में सरप्लस रेनफॉल होगी। हालांकि इस साल की सरप्लस रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली। वैसे तो देखा जाए 2020 में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 109% रेनफॉल हुई है, और 2019 में 110%। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? तो पिछले कई 40-50 सालों में इन इलाकों में ऑन एन एवरेज एक साल में जितनी बारिश हुई, उसको लॉन्ग पीरियड एवरेज बोला गया। तो अगर वो बारिश 100% थी, तो उस 100% से 9% ज़्यादा बारिश हुई 2020 में, और 10% ज़्यादा बारिश हुई 2019 में। और इस साल अगर आप बोलो, मतलब कि 2021 में 101% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात हो रही। वैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज है क्या? 88 सेंटीमीटर ऑफ बारिश। तो 101% मतलब 88 सेंटीमीटर से बस 1% ज्यादा बारिश होने के आसार हैं इस बार 2021 में। अभी ये कम नहीं है। देखिए, लॉन्ग पीरियड एवरेज में 100% से नीचे जब बारिश का नंबर आ जाता है ना, तब चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होने लगी हैं। अभी 100% से ऊपर है तो चीजें ठीक है। कहीं ना कहीं ये नॉर्मल रेनफॉल आप बोलोगे इसको 101%। अच्छी बात यह है कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में बिलो एवरेज बोला जा रहा है, बिलो नॉर्मल बोला जा रहा है। तो कौन से इलाकों में अबव नॉर्मल बोला जा रहा है? तो अबव नॉर्मल रेनफॉल बोली जा रही है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और सेंट्रल इंडिया में। अभी इन इलाकों में बहुत हद तक आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है इन इलाकों में, और अगर इन इलाकों में अच्छी बारिश होती है तो आई विल से दैट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो जनरल पैटर्न है ये मानसून का। जिस समय पे वैसे तो नॉर्मली देखो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत पानी बरसता है। मेघालय इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बिगेस्ट रेनफॉल रिसीविंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसका रीजन है फनलिंग इफेक्ट। फनलिंग इफेक्ट मैंने आपको समझाया है कि भाई बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स जाती हैं, वो कहीं ना कहीं माउंटेन्स के बीच में फंस जाती हैं, और फिर वो फंस फंस के बार बार मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में पानी बरसाती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि कभी कभी वेदर पैटर्न्स बनते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एज अ होल बारिश कम होती है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में बारिश ज्यादा होगी। तो ओवरऑल 101% है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, जिसमें ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर बिलो नॉर्मल बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया के ऊपर ज्यादा बारिश होगी। सेंट्रल इंडिया वो इलाका है जहां पे एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, और कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो ग्लोबल क्लाइमेटिक मॉडल्स है, इंडियन क्लाइमेटिक मॉडल्स है, वो ये दिखा रहे हैं कि प्रोपिशियस रेनफॉल होगी। प्रोपिशियस रेनफॉल मतलब रेनफॉल, फेवरेबल रेनफॉल, थोड़ी ज्यादा होगी रेनफॉल यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखोगे वेयरिंग टुवर्ड्स नो एक्सेस सी सरफेस टेम्परेचर्स एंड इक्वेटोरियल पैसिफिक कंडीशंस। अब आपको पता है कुछ ऐसी
स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो दुनिया भर के टेम्परेचर्स को अफेक्ट करती हैं। एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, आईओडी हो गया। तो अभी इक्वेटोरियल पैसिफिक के सी सरफेस का टेम्परेचर अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो इंडिया में मानसून कमजोर पड़ जाएगा। जी हाँ, ये ग्लोबल वेदर पैटर्न्स है जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। रेलेवेंट समय पे जब हम ज्योग्राफी पहुंचेंगे तो मैं बात करूंगा, और मैंने कुछ हद तक आपको पहले समझाया भी है। फिर आपको पता है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है, निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है। इस समय पे निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन है, और जब निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन होती है तो उस समय पे क्या होता है कि मानसून सीजन के समय पे बारिश थोड़ी हो जाती है। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल हो गया, मानसून कमजोर पड़ जाएगा। नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं मानसून पे उतना गंदा इंपैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। ठीक ठाक लो प्रेशर के चलते रेन बियरिंग विंड्स इंडियन पेनिनसुला की तरफ खींचेंगी और वहां पे अच्छी खासी बारिश यहाँ पे होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपके लिए इंडियन ओशन डायपोल और एनसो के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊं। ये इक्वेटोरियल वाटर के टेम्परेचर्स कैसे इंडिया के मानसून को अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं। तो मतलब कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि भाई वेदर कंडीशंस कुछ इस प्रकार की बन रही है कि ओवरऑल निगेटिव इंपैक्ट हमारे मानसून के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब एक अच्छा मानसून हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में इस कोरोना के पैंडेमिक में एक ही सेक्टर है जो लगातार ग्रो कर रहा है, वो है एग्रीकल्चर। तो अगर बारिश कम हो जाती तो ये हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ थी। बारिश अच्छी हो रही है, हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश अच्छी होती है तो कुछ और प्रॉब्लम्स उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि लैंडस्लाइड्स, जैसे कि डिजीज आउटब्रेक्स। पिछले 2 सालों में ये दो समस्याएं बहुत देखी गई हैं। 2019 में और 2020 में ये समस्याएं बहुत देखी गई हैं। हालांकि उन सालों में 109% और 110% था, यहाँ पे केवल 101% है। लेकिन फिर भी जिन जगहों पे अबव एवरेज रेनफॉल हो रही है वहां पे डेफिनेटली फ्लैश फ्लड्स की प्रॉब्लम है। ऑब्वियस ही बात है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वेस्टर्न घाट्स के आसपास के इलाके हैं, केरला वगैरह में लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है वेस्टर्न घाट्स में। तो इनको कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक तरीके से प्रायर प्लानिंग के साथ टैकल करने की जरूरत है। फिर आप देखोगे कि जैसा कि पिछले 2 सालों में बताया है कि भाई आईएमडी ने वार्न किया था कि एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल होगी। अभी आप देखो यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है, वाई 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ अबव रेनफॉल और एक्सीडिंगली रेयर। भाई देखिए, लगातार 3 सालों तक रेनफॉल एक्सेस में हो रही हो, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। आईएमडी ने असाइन किया है इसकी 22% प्रोबेबिलिटी। आपको पता है कि 2 साल से रेनफॉल अबव एवरेज जा रही है, अभी तीसरे साल में रेनफॉल अबव एवरेज जाएगी, इस बात की पॉसिबिलिटी आईएमडी ने 22% बताई है। और तीसरे साल में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल होगी, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% है। ये प्रतिशत यहाँ पे किस बात को डिनोट कर रहा है, ये प्रतिशत यहाँ पे इस बात को डिनोट कर रहा है कि जो हमारे मॉनसून मॉडल्स हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं है। और जितना पास होता है प्रोडक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 हफ्ते पहले का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो भाई हमको मीडियम रेंज फोरकास्ट पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। हम लोग एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां पे मीडियम रेंज फोरकास्ट ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है इसको हम ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली वेदर के रिस्पेक्ट में हमको एक बात पता चलनी चाहिए कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस काम होने वाले नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस होते हैं ना, ये कभी कभी उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार करके रखें। तो अगर किसी साल एकदम से ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे पास उस बारिश को रोकने के लिए, उस फ्लैश फ्लड्स को रोकने के लिए, लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। और जिस साल अच्छी बारिश हो रही है उस साल की तो बात ही नहीं है। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। मतलब कि गवर्नमेंट को हर इवेंचुअलिटी के लिए यहाँ पे तैयार रहना है। भले ही इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, बट फिर भी प्रोडक्शन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, और उन अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए हमें हर कंटिजेंसी के लिए अपने आप को तैयार रखना है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, बेलीजेरेंस एंड पुशबैक। देखिए, बेलीजेरेंस की जब बात आती है ना तो एक ही पर्टिकुलर कंट्री सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, और वो है कहीं ना कहीं आपकी चाइना। और पुशबैक यहाँ कौन कर रहा है, तो पुशबैक कर रहा है यहाँ पे आपका बांग्लादेश। अब क्या सीन है, सीन ये है कि रिसेंटली ये हुआ है कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है कि चाइना ने अपने डिप्लोमेट्स को पूरी दुनिया में फैला रखा है, और ये डिप्लोमेट्स चाइना की फॉरेन पॉलिसी को इन कंट्रीज में प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, ली जिमिंग ने ढाका को यह वार्निंग दी कि अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करता है तो चाइना और बांग्लादेश के रिश्ते एक लिमिट से ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। इस प्रकार की धमकियां अगर प्रधानमंत्री दे या राष्ट्रपति दे या फिर
कोई कैबिनेट मिनिस्टर दे तो फिर भी एक बार को समझ में आता है। यहाँ पे डिप्लोमेट धमकी दे रहा है, मतलब चाइना का डिप्लोमेट बांग्लादेश के अंदर बैठ के बांग्लादेश की सरकार को धमकी दे रहा है कि तुमने क्वाड ज्वाइन किया तो अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। अब ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे कि ये जो डिप्लोमेट है इसने ये जो बात बोली है ये ऑब्वियस ही बात है अपने बॉसेस से पूछ के ही बोली होगी, एकदम से नहीं बोली होगी। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जवाब तो देखिए आना ही था। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे पुशबैक दिया। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन ने बोला कि ये जो चाइना के एनवॉय का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। ढाका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली परस्यू करते हैं। वी आर एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। तो अगर चाइना हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात सुनेंगे, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी पे। हम उसकी बात ये नहीं है कि उन्होंने बोल दिया तो हम वही करेंगे। देखिए हम सुनेंगे सबकी, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। जब एक समय पे इस एम्बेसडर ली को लगा कि भाई अब ये बांग्लादेश वाले पुशबैक कर रहे हैं और ओवरऑल चाइना की इंटरनेशनल स्टैंडिंग यहाँ खराब हो सकती है, तो तुरंत मिस्टर ली ने यहाँ पे थोड़ा हिसाब संभाला और ये बोला कि अरे भाई मेरे रिमार्क्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भले ही इन्होंने ये बोला कि मेरे रिमार्क्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट किया, बट क्वाड के अगेंस्ट ये बोलते रह गए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार क्वाड को टारगेट कर रही है और क्या बोल रही है? बोल रही है स्मॉल क्लिके अगेंस्ट चाइना। मतलब ये जो क्वाड बनाया गया है दिस इज बेसिकली अ ग्रुपिंग विच इज टारगेटिंग चाइना। और कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है इस क्लिके में, इस ब्लॉक पॉलिटिक्स में, चाइना इसको ब्लॉक पॉलिटिक्स बोलता है, चाइना क्वाड को ब्लॉक पॉलिटिक्स कहते हैं, या फिर कह सकते हो इसको एशियन नाटो बोलता है। तो बेसिकली चाइना ये चाहता है कि ये एशियन नाटो और स्ट्रांग ना हो जाए तो दूसरी कंट्रीज इसमें ना जुड़ जाएं। तो अगर नेपाल जैसी कंट्रीज, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज, मालदीव जैसी कंट्रीज, अगर इस प्रकार की कंट्रीज कल की डेट में क्वाड को ज्वाइन करती हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो चाइना को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे चाइना एक प्रकार की वार्निंग इशू कर रहा है और वो वार्निंग उन देशों को इशू कर रहा है जिसके चाइना के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन है कि अगर तुमने जबरदस्ती ये हीरोगिरी दिखाई या क्वाड को किसी भी प्रकार से ज्वाइन करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी इस रिस्पेक्ट में देखो यूएस को तो अपॉर्चुनिटी मिली गई, तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला कि भाई हम बांग्लादेश की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को खुद परस्यू करे। ऑब्वियस ही बात है यूएस यहाँ पे चाहेगा कि बांग्लादेश क्वाड का मेंबर बन जाए। क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एंटी चाइना देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि क्वाड ने यहाँ पे कोई इनविटेशन भेजा है और कोई इनविटेशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं, क्वाड ने अभी कोई भी इनविटेशन नहीं भेजा है। क्वाड अभी खुद के ही पार्टिसिपेशन के लिए, खुद के ही मैनेजमेंट के लिए कोहेसिव एजेंडा बना रहा है। अभी क्वाड की प्रायोरिटी पे एक्सपेंशन नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में क्वाड में लाइक माइंडेड कंट्रीज और जुड़े, क्वाड एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ के आए। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना क्वाड को एंटी चाइना के रिस्पेक्ट में देखता है। कहीं ना कहीं चाइना क्वाड को कंटेन करना चाहता है बट उसका बस नहीं चल रहा है, वो क्वाड को कंटेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ढाका को धमकी देके चाइना ये बोल रहा है, सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं, बाकी जितनी भी कंट्रीज है, मालदीव जैसी, नेपाल जैसी, इन सबको ये बोल रहा है कि क्वाड में ज्वाइन कर लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, जिसको वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बोली जाती है, वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेट से रिलेटेड है। और एग्रेसिव डिप्लोमेसी तो चाइनीज की फॉरेन मिनिस्ट्री सब लोग खुद सीधे ही सीधे दिखाते हैं। इस एग्रेसिव डिप्लोमेसी का देखिए कोई फायदा पड़ने वाला नहीं है। अगर एक लिमिट से ज्यादा चाइना अपनी प्रायोरिटीज को दूसरे कंट्री पे इंपोज करना चाहेगा तो एक समय पे ये कंट्रीज भी बोलेंगी कि तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करते हैं, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बीजिंग ने ओपनली दिखा दिया है कि हम क्वाड को पसंद नहीं करते। अब ये बाकी कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो क्वाड ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जल्दी क्वाड ज्वाइन करने वाली नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को क्वाड ज्वाइन करने से ज्यादा जल्दी फायदा होगा नहीं और चाइना से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा है। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी को, सोवरेनिटी को असर्ट तो करेगा ही ना। वो पूरी दुनिया को तो ये बताएगा ही ना कि भाई देखो हम इंडिपेंडेंट है, हम सोवरेन है, हमको बताओ मत। यहाँ पे क्वाड की तरफ से मैं फिर से आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कोई भी इनविटेशन नहीं गया है बांग्लादेश को या किसी भी और कंट्री को क्वाड ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। और ना ही कोई दूसरी कंट्री ने क्वाड ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया है। यहाँ पे बस एक प्रकार की वार्निंग दी जा रही है चाइना की तरफ से बाकी कंट्रीज को कि अगर क्वाड ज्वाइन करोगे तो हमारी बैड लिस्ट में आ जाओगे, हमसे फिर तुम्हारी नहीं बन पाएगी। अब इस प्रकार की धमकियां कितनी इफेक्टिव होती हैं आगे आने वाले समय में, ये देखते हैं। इस चीज के चांसेस बहुत हैं कि इन द फ्यूचर हो सकता है एक समय ऐसा आए कि क्वाड बहुत ताकतवर हो जाए,
बांग्लादेश जैसी कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएं और तब हो सकता है कि ये कंट्रीज बहुत प्रोएक्टिवली सोचें कि हम क्वाड को ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजिकली आप देखोगे तो इंडिया बांग्लादेश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, बट एट द वेरी सेम टाइम क्वाड को ज्वाइन करने के बहुत से नुकसान भी हैं। इकोनॉमिकली बांग्लादेश जैसी कंट्रीज को चाइना से बहुत ज़्यादा फायदा है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस है ना, ये बड़ी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में कभी भी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस नहीं दी जाती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात, अब सीधे सीधे एक डिप्लोमेट की तरफ से धमकियां आने लगेंगी तो कहीं ना कहीं तो बांग्लादेश को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, और वही रिस्पॉन्स यहाँ पे बांग्लादेश ने दिया है। ठीक है भाई। हर्ष वी पंत साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, ये डायरेक्टर हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली पे, और प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस के किंग्स कॉलेज लंदन में। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एडिटोरियल डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वो जो मेंटल हेल्थ वाला आर्टिकल है वो शाम तक मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिएगा। वेबसाइट पर जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।